जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़ ना रुक ना हार मान, युवा का साथ लगा। नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की भूमिका पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। एक ऐसी भूमिका जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन जो बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के लिहाज से। हमारे पास कुछ स्टडीज के अंश हैं जो इस कहानी को सामने लाते हैं, और हमारा मकसद है झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों की उन अनकही कहानियों, मुख्य चेहरों, उनके तौर तरीकों और अहम ठिकानों को उजागर करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अक्सर जब झारखंड के योगदान की बात होती है तो ध्यान कोयला या औद्योगिक क्षेत्रों से मिलने वाली आर्थिक मदद या शायद कांग्रेस को दिए गए चंदे तक ही जाता है। हाँ, ये बात तो है। और ये सच भी है कि राष्ट्रीय नेता यहाँ आते थे, मजदूरों की समस्याओं पर ध्यान देते थे, लेकिन कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। असली क्रांतिकारी लहर तो यहाँ कह सकते हैं 1912 में बिहार और उड़ीसा प्रांत बनने के बाद उठी। क्यों हुआ ऐसा? हाँ, इसके पीछे कई वजह थी। एक तो जैसा आपने कहा, ये नया प्रांत बना। फिर बंगाल में जो क्रांतिकारी संगठन पहले से सक्रिय थे, जैसे ढाका अनुशीलन समिति, अच्छा, हाँ, वो अपनी गतिविधियों का दायरा बढ़ाना चाहते थे। और झारखंड कलकत्ता से अपनी भौगोलिक नजदीकी और आसान रेल संपर्क के कारण उनके लिए एक स्वाभाविक विस्तार क्षेत्र बन गया। मतलब बंगाल के राजनीतिक आंदोलनों का असर यहाँ पड़ना तो लाजमी था। तो ये सिर्फ नजदीकी का मामला नहीं था, बल्कि एक तरह से सोचा समझा रणनीतिक विस्तार था। बिल्कुल। और यहाँ एक और अहम कड़ी को समझना जरूरी है। सखाराम गणेश देविस्कर, हाँ। 1869 से 1912 तक का उनका जीवन काल रहा। वो एक ऐसे विद्वान और देशभक्त थे जिन्होंने सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि पूरे देश के राष्ट्रवादियों पर गहरा असर डाला था। उनकी 1904 में आई एक बंगाली किताब थी, देशेर कथा। उसने अंग्रेजी राज के आर्थिक शोषण का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया था। अच्छा। और उसने कई युवाओं को क्रांति की राह पकड़ने के लिए प्रेरित किया। सोचिए कैसे एक किताब विचारों की चिंगारी भड़का सकती है। देशेर कथा, ये नाम तो याद रखने लायक है। तो ये क्रांतिकारी गतिविधियां फैली कैसे? क्या इनके कोई अलग अलग फेज थे, मतलब चरण थे? हाँ, मोटे तौर पर हम 2 चरण मान सकते हैं। पहला शुरुआती दौर जो करीब 1902 से 1918 तक चला। फिर जब असहयोग आंदोलन विफल हुआ, उसके बाद 1922 से 1935 के बीच दूसरा, ज्यादा संगठित और शायद ज्यादा तीव्र चरण आया। इस दूसरे दौर में एक तरफ हताशा थी तो दूसरी तरफ एक नया जोश भी था, और झारखंड इस सब का एक अहम मंच बना। कलकत्ता से निकटता, यहाँ का औद्योगिक ढांचा, खदानें, कारखाने और लगातार लोगों का आना जाना, इन सब ने मिलकर क्रांतिकारियों के लिए एक उर्वरा जमीन तैयार कर दी थी, कह सकते हैं। ये तो दिलचस्प है। मतलब कैसे औद्योगिक विकास जो अंग्रेजों के लिए फायदेमंद था, वही अनजाने में क्रांति के लिए भी माहौल बना रहा था। अच्छा, तो ये क्रांतिकारी काम कैसे करते थे? जाहिर है सब कुछ बहुत गुप्त रूप से होता होगा। हाँ, बिल्कुल। गोपनीयता और साधन संपन्नता ये उनके काम के मूल मंत्र थे। तरीके भी काफी अलग अलग थे। जमशेदपुर के टाटा वर्क्स जैसी जगहों पर बम बनाने की कोशिशें हुई। सोचिए जरा, औद्योगिक परिसर के अंदर ही। बाप रे। क्लबों और संघों का इस्तेमाल होता था विचारों के प्रसार के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए। मजदूरों के बीच घुसपैठ करके अशांति फैलाना भी एक रणनीति थी, ताकि अंग्रेजी हुकूमत परेशान हो। और हथियारों का इंतजाम वो कैसे करते थे? उसके लिए भी बड़े अनोखे तरीके अपनाए गए। घाटशिला, राखा माइंस और चक्रधरपुर जैसी जगहों पर गुप्त रूप से बंदूक चलाने का अभ्यास होता था। और कोयला क्षेत्र, वो तो जैसे वरदान साबित हुए। कोयला क्षेत्र कैसे? देखिए, फरार क्रांतिकारियों को खदानों में छिपाया जाता था, हथियार भी वहीं छुपाए जाते थे, और सबसे महत्वपूर्ण, डायनामाइट। अच्छा, डायनामाइट। हाँ, खदानों में विस्फोटकों का इस्तेमाल तो आम था, तो वहां से अधिकारियों की नजर बचाकर डायनामाइट और बारूद हासिल करना बंगाल के क्रांतिकारियों, खासकर चटगांव और ढाका के गुटों के लिए थोड़ा आसान हो गया। झरिया, धनबाद, जमशेदपुर, गिरिडीह, ये सब विस्फोटक हासिल करने के अहम स्रोत बन गए। अरे वाह, यानी खदानें सिर्फ कोयला नहीं, क्रांति के लिए विस्फोटक भी उगल रही थी। ये तो कमाल की जानकारी है। बिल्कुल।
और ये साधन संपन्नता सिर्फ विस्फोटकों तक ही सीमित नहीं थी। कई समितियां और स्कूल थे जो ऊपर से तो परोपकार या धर्म का काम करते दिखते थे, पर असल में वो क्रांतिकारी गतिविधियों के केंद्र थे। अच्छा। जी हाँ, इनकी आड़ में षड्यंत्र रचे जाते, बम हमलों की योजना बनती, मेल बैग लूटे जाते और विस्फोटकों का अवैध व्यापार होता। जाहिर है ये सब बिना जोखिम के तो नहीं था। झारखंड में कई क्रांतिकारी पकड़े भी गए, उन पर मुकदमे चले और लंबी सजाएं भी हुईं। तो ये गतिविधियां कहाँ-कहाँ ज्यादा केंद्रित थीं? क्या कुछ खास शहर या इलाके थे जहां ये सब ज्यादा हो रहा था? हाँ, कई केंद्र थे। छोटा नागपुर डिवीजन में देखें तो रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, झरिया, पुरुलिया और जमशेदपुर अहम थे। संथाल परगना में दुमका और देवघर का भी जिक्र आता है। हर जगह की अपनी अलग कहानी है। चलिए रांची से शुरू करते हैं। राजधानी होने के नाते इसका महत्व तो रहा ही होगा, है ना? निश्चित रूप से। शुरुआती दौर में गणेश चंद्र घोष जैसे नेताओं ने यहाँ जमीन तैयार की। एक दिलचस्प बात यह भी है कि यहाँ जो कनौजिया ब्राह्मणों की बटालियन तैनात थी, उसका एक हिस्सा क्रांतिकारियों से सहानुभूति रखता था। अरे वाह। हाँ, और समय के साथ कई संदिग्ध या जाने माने क्रांतिकारी यहाँ आते जाते रहे, जिन पर पुलिस की नजर रहती थी, जैसे सचिंद्र कुमार सेन, हेमंत कुमार बोस, रजतनाथ रॉय। ये कुछ नाम है। और विश्व युद्ध के बाद क्या स्थिति बदली? हाँ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद डॉक्टर जदुगोपाल मुखर्जी एक बड़ा नाम बनकर उभरे। वो अनुशीलन और युगांतर जैसे प्रमुख बंगाली क्रांतिकारी समूहों से जुड़े थे। अच्छा। बंगाल से निकाली जाने के बाद वो 1927 में रांची आकर बस गए और डॉक्टरी करने लगे। लेकिन क्रांति का जज्बा तो कायम था। यहाँ वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA उससे जुड़ गए। HSRA यानी भगत सिंह वाला संगठन? जी हाँ, वही। डॉक्टर मुखर्जी ने रांची में रहकर कई युवाओं को प्रेरित किया और कलकत्ता व कोयला क्षेत्रों के क्रांतिकारियों के बीच एक अहम कड़ी का काम किया। क्या बात है। मतलब एक डॉक्टर जो नब्ज भी देखता था और क्रांति की भी। रांची में कोई खास घटना हुई हो जो उस दौर के माहौल को दर्शाती हो? हाँ बिल्कुल, 1933 की मलय कृष्ण ब्रह्मचारी की घटना। ये क्रांतिकारियों के दुस्साहस और जोखिम का एक बड़ा उदाहरण है। क्या हुआ था? मलय कृष्ण रांची आए थे बिहार और उड़ीसा के गवर्नर पर हमला करने की योजना के साथ। उन्होंने सदर अस्पताल के ठीक सामने एक कमरा किराए पर लिया, जिसकी बालकनी सड़क से गुजरती गवर्नर की कार पर बम फेंकने के लिए बिल्कुल सही थी। इस योजना में पटना के एक और डॉक्टर सिंघेश्वर प्रसाद उर्फ देवव्रत, वो भी शामिल थे। ये तो बहुत बड़ी योजना थी। फिर क्या हुआ? क्या सफल हुए वो? नहीं, 11 अगस्त 1933 को जब मलय कृष्ण बम बना रहे थे, तभी वो फट गया। अरे। हाँ, वो बुरी तरह घायल हो गए और पकड़े गए। इस घटना ने न सिर्फ उनकी योजना विफल कर दी, बल्कि उनके पास से जो दस्तावेज मिले, उन्होंने धनबाद तक फैले उनके पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। इस मामले में डॉक्टर सिंघेश्वर प्रसाद समेत कई और लोग भी गिरफ्तार हुए। मलय कृष्ण को 7 साल की सख्त कैद की सजा हुई। ये घटना बताती है कि ये लोग आजादी के लिए किस हद तक जाने को तैयार थे। वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है ये तो। चलिए अब रांची से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हजारीबाग का भी जिक्र हुआ था, वहां क्या चल रहा था? हाँ, हजारीबाग। क्रांतिकारी गतिविधियां सिर्फ राजधानी रांची तक ही सीमित नहीं थीं। हजारीबाग अपनी शिक्षण संस्थाओं के साथ युवाओं को प्रेरित करने का एक और महत्वपूर्ण गढ़ बन गया था। सेंट कोलंबा कॉलेज और स्कूल जैसे संस्थान अनजाने में ही सही क्रांतिकारी विचारों के प्रसार के केंद्र बन गए। शिक्षण संस्थानों में ये कैसे मुमकिन हुआ? मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं चलता था? देखिए, कुछ क्रांतिकारी छात्र या शिक्षक के रूप में इन संस्थानों में घुसपैठ करने में कामयाब रहे। जैसे जगदीश चंद्र भौमिक, वो शिक्षक बने लेकिन 1915 में हटा दिए गए। सुबोध चंद्र रक्षित ने छात्र के तौर पर प्रवेश लिया, उन्हें भी बाद में हटना पड़ा। लेकिन सबसे चर्चित मामला शायद राम विनोद सिंह का था। वो सेंट कोलंबा कॉलेज के छात्र थे और 1918 में उन्हें उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए भारत रक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। भारत रक्षा अधिनियम, ये क्या था? कुछ खास? ये एक बहुत सख्त कानून था जिसे ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसी भी तरह के असंतोष या विद्रोह को कुचलने के लिए लागू किया था। तो राम विनोद सिंह की गिरफ्तारी कोई मामूली बात नहीं थी। और इस पर स्थानीय प्रतिक्रिया क्या हुई? क्या छात्रों ने, लोगों ने कुछ कहा? हाँ, ये दिलचस्प है। उनकी गिरफ्तारी पर स्थानीय कांग्रेसियों, जिनमें कृष्ण बल्लभ सहाय और बजरंग सहाय
जैसे युवा नेता शामिल थे जो खुद भी उसी कॉलेज के छात्र थे। उन्होंने खुलकर सहानुभूति जताई। अच्छा। छात्र हड़ताल पर चले गए। बजरंग सहाय ने तो राम विनोद के पिता जब हजारीबाग आए तो उनकी मदद भी की थी। सोचिए, छात्र जीवन में ही इतना बड़ा जोखिम और ऐसा जज्बा। हजारीबाग जिले के चतरा में एसडीओ के घर पर एक बम विस्फोट भी हुआ था। माना जाता है कि वो भी क्रांतिकारियों का ही काम था, शायद अधिकारी को डराने के लिए। हालांकि विश्व युद्ध के बाद हजारीबाग में गतिविधियां कुछ धीमी पड़ गई थीं। तो हजारीबाग में छात्रों और स्थानीय नेताओं का एक मिला-जुला प्रतिरोध दिख रहा है। बहुत बढ़िया। अब गिरिडीह और धनबाद झारिया के बारे में भी संक्षेप में बताएं। गिरिडीह का महत्व खासकर शुरुआती चरण में था। यहाँ भी बंगाली प्रभाव साफ था और मनोरंजन गुहा जैसे लोग सक्रिय थे। बहुत से बंगालियों के यहाँ घर होने से क्रांतिकारियों का आना जाना और छिपना आसान हो जाता था। मनोरंजन गुहा ने तो युद्ध के समय बरिसाल में तैनात सैनिकों को भड़काने की कोशिश भी की थी। धनबाद और झरिया का कोयला क्षेत्र, जैसा हमने पहले जिक्र किया, वो बाद के चरण में बहुत महत्वपूर्ण हो गया। क्यों? कोयला क्षेत्रों की क्या खासियत थी इस लिहाज से? एक तो वहां से विस्फोटक यानी डायनामाइट वगैरह आसानी से मिल जाता था। हाँ, ये तो बात हुई थी। दूसरा, वहां बड़ी संख्या में मजदूर काम करते थे। उनके बीच असंतोष पैदा करना और उन्हें संगठित करना भी एक रणनीति थी। HSRA की शाखाएं यहाँ सक्रिय थीं, जिनमें सुबोध कुमार दास, भावेश चंद्र हाजरा, ज्योतिर्मय रॉय जैसे कई सदस्य थे। भूपेन दत्ता, जिनके बर्मा की क्रांतिकारी पार्टी से संबंध थे, उन्होंने यहाँ संगठन बनाने में अहम भूमिका निभाई। और चुन्नीलाल मुखर्जी कलकत्ता और धनबाद के क्रांतिकारियों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। और यहीं से जुड़ा है शायद वो झरिया डायनामाइट केस जिसके बारे में सुनते हैं। बिल्कुल, ये 1933 की घटना है। हुआ यूं कि कलकत्ता में माया देवी नाम की एक महिला के घर से भारी मात्रा में करीब 78 डायनामाइट स्टिक बरामद हुई। बाप रे, 78? हाँ, इसी कड़ी को जोड़ते हुए पुलिस झरिया पहुंची और वहां भी बम मिले। कई गिरफ्तारियां हुई। अमरेंद्र भट्टाचार्य नाम का एक शख्स सरकारी गवाह बन गया। कौन लोग पकड़े गए इसमें? कुछ नाम याद है? हाँ, अभियुक्तों में ज्योतिर्मय रॉय, भावेश चंद्र हाजरा, प्रमथनाथ घोष जो कोयला व्यापारी थे, और सुखाई ग्वाला शामिल थे। उन पर बम और विस्फोटक बनाने और रखने का आरोप लगा। और नतीजा ये हुआ कि सभी को 7 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई गई। ये केस दिखाता है कि कैसे झारखंड का कोयला क्षेत्र क्रांतिकारियों के लिए संसाधन जुटाने का एक बड़ा केंद्र बन चुका था और अंग्रेज इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए कितने ज्यादा मुस्तैद थे। तो इन सारी बातों को अगर हम समेटें, हमने रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, झरिया की बात की। ऐसा लगता है कि झारखंड सिर्फ एक दर्शक या कह लें सहायक नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी पहलू का एक सक्रिय खिलाड़ी था, है ना? निश्चित रूप से। ये सिर्फ आर्थिक मदद देने वाला एक पिछला आंगन नहीं था। झारखंड के शहर, औद्योगिक कस्बे, यहाँ तक कि शिक्षण संस्थान भी क्रांतिकारी गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र थे। यहाँ योजनाएं बनी, संसाधन जुटाए गए, खासकर विस्फोटक, और कार्यवाहियां भी हुई। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की एक सक्रिय, बहुआयामी और अक्सर कम आंकी गई भूमिका को साफ तौर पर दर्शाता है। यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास भी उभरता है ना, कि जिस औद्योगिक विकास, खासकर कोयला खनन से ब्रिटिश राज को आर्थिक बल मिल रहा था, उसी ने अनजाने में क्रांतिकारियों के लिए डायनामाइट जैसे संसाधन और छिपने के गुप्त ठिकाने भी मुहैया करा दिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिखाता है कि कैसे राष्ट्रीय आंदोलन ने स्थानीय परिस्थितियों और भूगोल का कितनी चतुराई से लाभ उठाया। अगर हम इसे और बड़ी तस्वीर में देखें तो झारखंड का क्रांतिकारी आंदोलन भारत के व्यापक स्वतंत्रता संग्राम का एक जरूरी और अभिन्न हिस्सा था। ये उन जोखिमों, उन बलिदानों, विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय और उस साधन संपन्नता को उजागर करता है जो इस पूरे संघर्ष की पहचान थे। स्थानीय भूगोल और उद्योग ने वाकई इस आंदोलन को एक खास शक्ल दी। तो आज की इस चर्चा से हमने देखा कि कैसे झारखंड क्रांतिकारी योजना, संसाधन जुटाने और कार्रवाई के लिए एक अहम मैदान था। हमने सखाराम गणेश देवस्कर जैसे विचारकों के प्रभाव को समझा, डॉक्टर जदुगोपाल मुखर्जी, मलय कृष्ण ब्रह्मचारी और राम विनोद सिंह जैसे प्रमुख किरदारों के साहस को जाना, और झरिया डायनामाइट केस जैसी घटनाओं के महत्व को भी समझा, जो इस क्षेत्र के संघर्ष की गहराई बताते हैं। शायद एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। देखिए,
इन क्रांतिकारी कार्यों में हिंसा और गोपनीयता जरूर शामिल थी, लेकिन उनकी प्रेरणाओं, उनके तरीकों और उनके द्वारा उठाए गए जोखिमों को समझना स्वतंत्रता संग्राम के उस आम आख्यान को कैसे चुनौती देता है जो शायद सिर्फ अहिंसक आंदोलनों पर ही ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है। और जिस तरह से छात्र, मजदूर, बुद्धिजीवी और यहाँ तक कि डॉक्टर भी इस आंदोलन का हिस्सा बने, वो झारखंड जैसे क्षेत्रों में प्रतिरोध की विविधता और गहराई के बारे में क्या बताता है? शायद इन सवालों पर सोचना हमें इतिहास की एक ज्यादा मुकम्मल, एक ज्यादा परतदार तस्वीर दे सकता है।